हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सेक्शन, एक नया ब्रांच जो कि है फिजिक्स। फिजिक्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्लास 9 से शुरू होती है। इसके पहले क्लास 8 तक आप क्या देखते आए हो कि फिजिक्स था आपके सेक्शन में, साइंस सब्जेक्ट जो था उसमें फिजिक्स के टॉपिक्स हुआ करते थे, लेकिन फिजिक्स नाम नहीं दिया गया था। यहां से एक सेपरेट फिजिक्स नाम के साथ आपको फिजिक्स पढ़नी होगी। अभी तक आप क्वांटिटीज वगैरह देख के, उसके कंटेंट देख के, जहां पे आपको मेजरमेंट वगैरह की चीजें आती थी उसमें आप कहते थे कि ये फिजिक्स का सेक्शन है, लेकिन यहां से ऑफिशियली आपको फिजिक्स पढ़ना है। आप फिजिक्स के स्टूडेंट बन चुके हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फिजिक्स है क्या। देखो, ज्यादातर स्टूडेंट्स के बीच में फिजिक्स के लिए मिसकॉन्सेप्शन है। मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स बहुत हार्ड है, फिजिक्स एक भूत है, ठीक है। भूत समझ लेते हो आप लोग, है क्या? फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है फिजिक्स। फिजिक्स इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि फिजिक्स आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज अगर आपसे डायरेक्टली जुड़ा होता है तो वो आपको अच्छा लगता है। तो फिजिक्स भी तो आपसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, फिर ये क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते हो कि फिजिक्स हमसे कैसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब मैं बताता हूं कैसे जुड़ा है। अभी प्रेजेंट में, स्टिल एट दिस मोमेंट, जस्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, कहीं पे आपको कुछ भी अगर ऐसा नजर आए जिसमें फिजिक्स ना हो तो मेंशन करो। आई थिंक हर फैक्टर पे, हर जगह आपको फिजिक्स दिखेगा। हम सांस ले रहे हैं उसमें भी फिजिक्स है, चिड़िया उड़ रही है उसमें भी फिजिक्स है, कोई लड़का दौड़ रहा है उसमें भी फिजिक्स है। इनफैक्ट आप जो वीडियोस देख रहे हो, आप कैसे देख पा रहे हो, इसमें भी फिजिक्स है। तो हर फैक्टर में, हर जगह, लाइफ के हर मूवमेंट पे आपको फिजिक्स का एप्लीकेशन मिलता रहता है। साइकिल चला रहे हो, साइकिल कितनी टर्न हो रही है, ज्यादा टर्न होगी तो गिर जाएगी, कम टर्न होगी तो चल देगी, इतने पतले व्हील पे साइकिल चलती कैसे है, ये हर चीजें फिजिक्स पे डिपेंड होता है। तो लाइफ का हर फैक्टर, हर कह सकते हो कि मूवमेंट जो है वो फिजिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। हमें फिजिक्स टफ क्यों लगता है? क्योंकि हम यही रिलेशन समझ नहीं पाते हैं। और समझते क्यों नहीं है, इसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है कि हम पहले से मिसकॉन्सेप्शन बैठाए हुए हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है। यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन। मोशन क्या है? मोशन जस्ट एक फिजिक्स का टॉपिक है। ये हम अपनी डायरेक्टली लाइफ से जोड़ सकते हैं। इसे कैसे जोड़ सकते हैं? तो मोशन में क्या है? मूवमेंट वगैरह है। जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी कंटेंट्स पढ़ेंगे, उसको डायरेक्टली अपनी लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते रहेंगे। तो ये चीजें जब आप अपनी लाइफ से जोड़ दोगे, इसको जब फिजिक्स को फील करने लगोगे, तो फिजिक्स अपने आप आपको समझ में आने लगेगी। जस्ट फील द फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स को समझना, सारे सब्जेक्ट को समझना होता है, सारे सब्जेक्ट को फील नहीं करना होता है, लेकिन फिजिक्स में सबसे मेन है फील करना। मीन्स अपने डायरेक्टली अपने रियल लाइफ से इसको जोड़ना। और जिस दिन आपने फिजिक्स को फील करना सीख लिया, फिजिक्स को अपने रियल लाइफ से जोड़ना सीख लिया, उस दिन से बिलीव मी, फिजिक्स विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आगे जब आप पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में, तो उसमें जो फिजिक्स के एप्लीकेशंस मिलेंगे, दैट विल बी वंडरफुल। अगर आप उस चीज को समझोगे तो बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, फिजिक्स की बुक बंद करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखो, फिजिक्स में हर वो चीज बताई जाती है जो आपको नेचर में दिखती है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, जितनी भी चीजें आपको सराउंडिंग्स में दिखती हैं। फिजिक्स के इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं कि अगर आप उसको डीपली एनालिसिस करो तो फिजिक्स की बुक कभी बंद करने का मन नहीं करेगा। फिजिक्स में इतनी मिस्ट्री छिपी हुई है। जैसे आप टाइम मशीन वगैरह का कॉन्सेप्ट ले लो, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीजें फिजिक्स से रिलेटेड हैं, और फिजिक्स आगे हमारी जो वर्ल्ड है इसको बहुत आगे ले जाने वाला है। तो आपको पता है कि फिजिक्स हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है और ये मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज से फिजिक्स को इसी वे में पढ़ो, मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मान के पढ़ो। बिलीव मी, बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। दूसरी चीज, अभी आप का ग्रेड जो है वो जस्ट बेसिक ग्रेड है, ठीक है। अभी फिजिक्स नया नया शुरू हुआ है आपकी क्लास में, तो जस्ट स्टार्टिंग से ही अगर आप फिजिक्स पे फोकस करने लगोगे तो आगे, जैसे देखो फिजिक्स जो है ना आपके बेसिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा सीनियर क्लासेस में। तो स्टार्टिंग से ही फिजिक्स पे एकदम फोकस रखो, एकदम कमांड रखो। और अभी 9th है, ये जस्ट बेसिक है, ये फर्स्ट स्टेप कह सकते हो फिजिक्स का। अगर यहां से समझ लिए तो आगे फिजिक्स में और मजा आएगा,
ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो कि है मोशन। मोशन क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, बुक का शायद चैप्टर 8 है, लेकिन क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है मोशन। क्या है इस चैप्टर में, तो मोशन होता क्या है ये जानने से पहले दो तरह का स्टेट जानते हैं। स्टेट का मतलब कि अवस्था, अगर कोई बॉडी हमारे सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करती है, अगर कोई बॉडी हमारे सराउंडिंग में है तो वो किस अवस्था में हो सकती है, किस स्टेट में हो सकती है। तो वो सिर्फ दो स्टेट में हो सकती है, एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है स्टेट ऑफ मोशन। या तो वो रेस्ट में होगी या तो वो मोशन में होगी, इसके अलावा कोई थर्ड इंटरमीडिएट स्टेट तो नहीं होता है। या तो बॉडी मूव कर रही होगी या तो रुकी होगी, देयर इज ओनली टू स्टेप्स, या तो मूव कर रही होगी या तो रुकी होगी। तो रेस्ट क्या होता है, देखो रेस्ट की डिफिनेशन क्या है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम बदलने के साथ साथ अपनी पोजीशन को भी बदले तो वो होता है मोशन, और अगर वो पोजीशन ना बदले तो वो होता है रेस्ट। ठीक है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। मतलब कि अगर किसी बॉडी की जो अवस्था है, जो पोजीशन है, ठीक है, वो स्थिति कह सकते हो, अगर किसी बॉडी की जो पोजीशन है वो समय बदलने के साथ बदल नहीं रही है तो ये रेस्ट में है, और अगर उस बॉडी की पोजीशन समय बदलने के साथ बदल रही है तो वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे देख रहे हो, अभी यहाँ पे देख रहे हो, जस्ट 2 सेकंड बाद अगर मैं आपको यहाँ दिखूं और फिर 2 सेकंड बाद यहाँ दिखूं तो आप कहोगे कि मैं मोशन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हर 2 सेकंड के बाद, जैसे ही 2 सेकंड का टाइम चेंज हो रहा है, टाइम इंटरवल के बाद मेरी पोजीशन आपको कहीं और दिख रही है, मेरी पोजीशन चेंज हो जा रही है, तो हम मोशन में है। और अगर वही मैं हर 2 सेकंड के बाद, मैं यहाँ खड़ा हूं, 2 सेकंड बाद आपने मुझे देखा स्टिल यहीं पे खड़ा हूं, फिर अगले 2 सेकंड बाद आपने देखा स्टिल मैं यहीं पे खड़ा हूं, तो ऐसे में क्या होगा कि मेरी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देन आई विल बी सेड टू बी इन रेस्ट, कि मैं रेस्ट में हूं। तो रेस्ट और मोशन समझ में आया। अगर कोई बॉडी टाइम चेंज होने के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो मोशन में है, और अगर टाइम चेंज करने के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो वो बॉडी रेस्ट में है। ओके ओके, अब देखो रेस्ट और मोशन समझ गए, हमें पढ़ना क्या है, हमारा टॉपिक है मोशन, तो यहां से रेस्ट को साइड रख देते हैं, लेके चलते हैं हम मोशन को। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, किसी बॉडी में मोशन है, तो ये दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति। मतलब या तो उसका जो मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। डिफिनेशन तो बता दिया, एक्सप्लेनेशन करता हूं। देखो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये दो टाइप का होता है मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति क्या होती है, अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो कहा जाएगा कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब कि बराबर समय में बराबर दूरी कवर कर रही है। और अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, मतलब कि बराबर दूरी न कवर करे, तो ये कहा जाएगा कि ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं पहले सेकंड में यहां खड़ा हूं, 1 सेकंड बाद आपने मुझे देखा मैं यहां 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, और फिर अगले 1 सेकंड बाद आपने मुझे देखा मैं फिर से 1 ही सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, मतलब हर 1 सेकंड में मैं 1 ही सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा हूं। तो इस सिचुएशन में मेरा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, कि हर 1 सेकंड बाद आप जब मुझे देख रहे हो तो मैं 1 सेंटीमीटर ही डिस्प्लेस्ड दिख रहा हूं। लेकिन अगर पहले सेकंड में आपने मुझे देखा मैं 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, फिर अगले 1 सेकंड में आपने मुझे देखा मैं 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, फिर अगले 1 सेकंड में आपने देखा कि फिर से मैं 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे में क्या है कि हर 1 सेकंड में मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है, मेरा जो मूवमेंट है वो सेम नहीं है, सेम डिस्टेंस में कवर नहीं कर रहा। पहले 1 सेकंड किया, फिर 2 सेकंड किया, फिर से 1 सेकंड किया, तो इस सिचुएशन में मेरी जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, मतलब कि टाइम तो इक्वल है, 1-1 सेकंड पे ही हम देख रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस कवर है वो अनइक्वल हो जा रही है।
तो इस सिचुएशन में मेरा जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो क्या होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन तब होता है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, अब दो छोटा छोटा और पॉइंट है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? देखो, वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि कहते हैं और स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? सदिश का मतलब कि इसमें दिशा होती है, मींस विद डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? विद डायरेक्शन, मींस डायरेक्शन के साथ। तो दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड क्या होती है? तो ये किसी क्वांटिटी का, जैसे हमने लिखा 20 न्यूटन, ठीक है, या 20 डिग्री नॉर्थ, तो इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मींस 20, ये होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी में, ठीक है, जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंशन हो वो हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन हो, ठीक है, वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो द क्वांटिटीज विच हैव both magnitude and direction are said to be vector quantities, and those quantities which have only magnitude are said to be scalar quantities। अब एक छोटा सा और समझने का तरीका बताता हूं। देखो, जो भी चीजें, जो भी क्वांटिटीज आपकी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है, अभी ऐसे कि अगर कौन सा क्वांटिटी स्केलर, कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड और आप जैसे मान लो फोर्स पूछा गया, तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम कैसे, उसमें फोर्स डायरेक्टली है तो यहाँ पे आपको दिख तो नहीं रहा है कि डायरेक्शन मेंशन है कि नहीं है, क्या है। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि अगर आप क्वांटिटी देखो, अगर वो क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, अगर वो क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट है मतलब कि दिशा पे निर्भर करती है, डायरेक्शन चेंज करने से उसकी जो वैल्यू है, उसका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, तो ऐसे में वो क्वांटिटी वेक्टर होगी। अगर वो क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे में वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे फोर्स की। फोर्स क्या है? फोर्स, अब कोई विंडो है या कोई दरवाजा है, किसी ने बोला दरवाजा खोलने के लिए, उसने मुझसे कहा कि इस डोर पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, जस्ट अप्लाई 5 न्यूटन फोर्स। तो मैंने क्या किया? 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, पुश किए जा रहा हूं, पुश किए जा रहा हूं, दरवाजा नहीं खुल रहा है। फिर वो बंदा आया, उसने 5 न्यूटन फोर्स ही लगाया, बट पुल कर दिया, वो खुल गया। इट्स मीन कि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं था कि मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है या अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, मतलब कि यहाँ पे फोर्स के लिए डायरेक्शन जरूरी था। ठीक है, तो ऐसे में फोर्स क्या हो जाएगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और अगर बात करें हम टेम्परेचर की, किसी बॉडी का टेम्परेचर नापना है तो उसमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको नॉर्मली आप मेजर कर सकते हो। बात कर लो आप लाइट की, लाइट को मेजर करना है, लाइट की इंटेंसिटी वगैरह मेजर करनी है, तो लाइट क्वांटिटी जो है, लाइट क्वांटिटी, इसमें क्या है? इसमें भी आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि ये जो क्वांटिटीज हैं, जो क्वांटिटीज डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती हैं वो स्केलर क्वांटिटी होगी। एक और याद करने का शॉर्टकट तरीका बताना, याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। एस से स होता है, ठीक है, एस से स होता है नॉर्मली। तो ये जो सदिश है ये एस से नहीं होगा, एस से अदिश होगा, ये याद कर लो। एस से सदिश नहीं होगा, एस से सदिश नहीं होगा, मतलब कि सदिश क्या है? वेक्टर। सदिश का मतलब डायरेक्शन के साथ, हिंदी में सदिश रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा आपको कि दिशा के साथ। तो एस से सदिश नहीं होगा, मतलब सदिश वेक्टर क्वांटिटी होगा, और जहां पे डायरेक्शन हमारा आया वो तुरंत हम कह देंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्टार्टिंग में छोटा सा पॉइंट था जो एक्सप्लेन करना चाहिए था, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग। ये WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। ठीक है, क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग एंड इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग एट द सेम टाइम। मतलब क्या है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, तो वो एक टाइम पे रेस्ट और मोशन दोनों
पोजीशन में हो सकती है, दोनों उसकी पोजीशन हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, सेम टाइम पे। मीन्स 9:10 पे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, और किसी और की नजर में हो सकता है कि वो मोशन में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में बैठे हुए हो, तो ट्रेन से क्या लग रहा है, बाहर जो पेड़ है, जब ट्रेन मोशन कर रही है तो आपको क्या लग रहा है कि जो पेड़ है बाहर वो मोशन कर रहा है, तो आपकी नजर में 9:10 पे पेड़ मोशन कर रहा है। लेकिन अगर कोई ट्रेन के नीचे है, पटरी पे चल रहा है, तो उसकी नजर में क्या है, जो पेड़ है वो मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब अब एक और एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में आपके साथ कोई और बैठा है, ठीक है, ट्रेन में आपके बगल वाली सीट पे कोई बैठा है, तो वो आपकी नजर में तो मोशन नहीं कर रहा है, वो बैठा हुआ है शांति से, रेस्ट में है। लेकिन ट्रेन के नीचे से कोई देखेगा तो उसकी नजर में वो मोशन कर रहा है। मतलब कि कोई भी बॉडी एक टाइम पे अलग अलग लोगों के रिस्पेक्ट में, अलग अलग लोगों के हिसाब से मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो रेस्ट और मोशन का पोजीशन है, रेस्ट और मोशन की जो स्थिति है, ये आपकी रिलेटिव सिचुएशन है। मीन्स इसका इंडिपेंडेंटली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना किसी के रिस्पेक्ट में आप बोल दो कि ये मोशन में है या रेस्ट में है, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ही आपको बोलना होगा कि ये मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, तो यही था ये पॉइंट, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट in at a time with respect to one object and can be at motion with respect to other object. ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, देखो मोशन पता है कि कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करे तो इसे मोशन बोलते हैं, गति बोलते हैं। अब ये मोशन जो हो रहा है, ये मेजर करने का दो क्वांटिटी होता है, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो ये जहां से स्टार्ट हो रहा है उसे इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और जहां पे पहुंच रहा है वो फाइनल पॉइंट। ठीक है, एक इनिशियल दूसरा फाइनल पॉइंट। अब जब बॉडी इनिशियल से फाइनल पे, ऐसे मान लो ऐसे पहुंची इनिशियल से फाइनल पे, तो स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट और लास्ट में फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल के बीच में टोटल जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है कि इसके बीच का जो टोटल फेनोमेना हो रहा है उसी को बोलते हैं। अब एग्जैक्टली बोलते किसे हैं? तो देखो, जिस रास्ते से गए हैं, जो पाथ कवर किए हैं, ये पाथ का टोटल लेंथ, मतलब अगर ऐसे होके गए हैं तो टोटल इसकी जो लंबाई है, इसको अगर देखा जाए तो ये हमारा डिस्टेंस होगा, दूरी कि टोटल हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये क्या होगा? एक्चुअल पाथ कि कितना, किस रास्ते हम गए हैं और उस रास्ते की टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम से कम कितनी दूरी है। तो ये कम से कम दूरी कैसे नापा जा सकता है? यहां से यहां एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जाए, एक सीधी लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधी रेखा कह सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन अगर फाइनल और इनिशियल के बीच में खींच दिया जाए तो ये हमें बता देगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल पाथ लेंथ, जिस पाथ से गए हैं उसकी वास्तविक लंबाई, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ जो होगा वो डिस्टेंस होगा, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ये आपकी डिफिनीशन हो गई कि टोटल पाथ लेंथ, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मान लो कोई बॉडी ऐसे मूव करके यहाँ पे पहुंची तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो टोटल, इसकी जो पूरी लेंथ है ये सर्कुलर में, ये टोटल मेजर करेंगे तो वो होगा डिस्टेंस। और अगर यहाँ से यहाँ सीधे नाप लिया जाए तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये तो हो गया कि एक्चुअल पाथ लेंथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगला है गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड। अगर डिस्टेंस हम मेंशन करेंगे कि बॉडी कितना डिस्टेंस कवर की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब कि 20 किलोमीटर कवर की, 10 मीटर कवर की या 5 मीटर कवर की, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, 5
10, 15 ऐसे मेंशन कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो उसमें हम डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं। डायरेक्शन का मतलब कि दिशा मेंशन करते हैं। अगर कोई बॉडी का हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो हम लिखेंगे कि ये 10 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर ईस्ट, मतलब उसमें डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो डिस्टेंस में क्या है कि ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन करना है, सिर्फ परिमाण मेंशन करना है, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों मेंशन करना होता है। अब देखो, पहले बता चुका हूं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वहां से एक पॉइंट देखो, मैग्नीट्यूड सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये जो क्वांटिटी होगी ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होगी। नहीं होगी का मतलब इनडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, दिशा पे निर्भर नहीं करेगी, डायरेक्शन कुछ भी हो, डिस्टेंस वही होगा। ठीक है, अब डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन होगा। क्या मतलब है, देखो अगर यहां से हमें डिस्टेंस नापना है तो हम चाहे किसी भी डायरेक्शन में नापेंगे। अगर टोटल लेंथ हम नाप रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन में नापेंगे का क्या मतलब, जिस डायरेक्शन से जिस पाथ को उसने कवर किया वही नापेंगे। तो ये सिंपली आपका क्या होगा कि डायरेक्शन का कोई फैक्टर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट हमें लेना है तो यहां से फिक्स है कि जिस डायरेक्शन में ये बॉडी अगर नॉर्थ में है तो हम मेंशन करेंगे कि यहां से नॉर्थ में ही हम मेजर करेंगे। अगर ईस्ट में, वेस्ट में हम ले लेंगे डिस्टेंस तो वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो डिस्टेंस जो होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, इसका स्केलर और वेक्टर में पढ़ा चुका हूं। वेक्टर क्या है, सदिश। सदिश का मतलब दिशा के साथ, मतलब इसमें डायरेक्शन होगा। जो क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है वो वेक्टर होती है, और जो इंडिपेंडेंट होती है वो स्केलर होती है। तो ये इंडिपेंडेंट है तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये डिपेंडेंट है, डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, डिपेंड ऑन डायरेक्शन तो वेक्टर हो गया। अब देखो, ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस जो होता है ये मे नॉट बी यूनिक। मे नॉट बी यूनिक, नॉट बी यूनिक का मतलब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि नॉट यूनिक, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये कभी यूनिक नहीं होता है। यूनिक का मतलब कि भिन्न नहीं होता है, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑलवेज यूनिक, ये हमेशा अलग होता है, कभी सेम नहीं होगा। मतलब कि अगर एक पॉइंट यहाँ है इनिशियल पॉइंट और यहाँ है फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो क्या कहा जा रहा है, डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, मतलब टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, ये यूनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है का मतलब कि अगर यहां से यहां तक के बीच में एक बॉडी ऐसे कवर की और दूसरी बॉडी ऐसे कवर की, तो दोनों का जो डिस्टेंस कवर है वो अलग अलग हो गया। लेकिन वही नॉट बी यूनिक का क्या मतलब है, देखो अगर एक ही पोजीशन पे, एक ही पॉइंट पे कोई बॉडी है, ठीक है, ये ऐसे आई और दूसरी बॉडी ऐसे आई, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। इसको एक और टर्म में समझ सकते हो कि अगर दो पॉइंट है यहां पे और यहां पे, ठीक है, ये इनिशियल है, ये दोनों फाइनल है, यहां से चलना है, एक को यहां पहुंचना है, एक को यहां पहुंचना है। ऐसे में क्या होगा कि अगर ये बॉडी सीधा यहां पहुंचे और ये बॉडी सीधा यहां पहुंचे, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होगा, दूरी जो तय की ये अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली जो बॉडी है ये ऐसे ट्रेवल करे, तो ऐसी सिचुएशन में ये पॉसिबल है कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी हो जाए। मतलब कि डिस्टेंस में दोनों सिचुएशन है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में यही दो पॉइंट लेते हैं, एक इनिशियल दो फाइनल। ऐसे में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो एक ही वे है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे में ये कंफर्म है कि इसकी लेंथ जो है, जो दूर है, इसकी जो डिस्टेंस है मींस जो टोटल लेंथ है, ये हमेशा ज्यादा होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितना इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ भी हो जाए। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हर सिचुएशन में यूनिक होगी, डिफरेंट होगी, सेम नहीं हो सकती है दो पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज पॉजिटिव, और ये कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कोई पॉइंट है, यहां से बॉडी चली,
तो चाहे कितनी भी दूरी चले, अगर थोड़ी सी भी इतना ही मोशन की तो भी इसका जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा, मतलब कि ये बॉडी चली है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अगर यहाँ पे पॉइंट है और मान लो यहाँ पे पॉइंट है इनिशियल और यहाँ पे फाइनल पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से अगर बॉडी ऐसे होके ऐसे चली, ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मान लो एक नंबर लाइन ले लो 0 1 2 3, तो यहां से यहां जब बॉडी मूव की तो ऐसे में क्या हुआ कि बॉडी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था ये पॉजिटिव आया। लेकिन अगर बॉडी का मोशन यहां से यहां हो गया तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ जाएगा, मतलब फाइनल क्या है 3 माइनस 0 हो जाएगा, सॉरी अगर यहां से यहां मूव किया मतलब कि फाइनल ये है 3 और ये इनिशियल है, इनिशियल 0 है, और होता क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का। तो यहाँ पे फाइनल क्या है 3 है और इनिशियल 0 है, तो 3 माइनस 0 3 आया, मतलब पॉजिटिव। वही अगर बॉडी उल्टा मोशन करे मतलब कि 3 से 0 मोशन करे तो फाइनल आपका 0 हो जाएगा, इनिशियल 3 हो जाएगा, ऐसे में -3 आएगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो गई निगेटिव भी हो गई। अब 0 किस सिचुएशन में होगी, तो अगर ये सर्कुलर वाला पॉइंट मान लो यहां से चला बॉडी पूरा घूमते हुए दोबारा से घूम के यहीं पे आ गया, जिस पॉइंट से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया, तो ऐसे में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, जो घड़ी होती है दीवार घड़ी, उसमें जो आवर वाली हैंड होती है या मिनट हैंड होती है, कोई भी हैंड ले लो, 1 घंटे बाद जब देखोगे तो वो घूम के अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही पहुंच गई रहेगी। अगर 2 से स्टार्ट हुई तो 1 घंटे बाद 2 पे ही पहुंच जाएगी, तो ऐसे में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव निगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है। अब अगला है डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव की है इसका इंफॉर्मेशन नहीं देता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें डायरेक्शन भी मेंशन होता है, तो ये आपको मोशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, मोशन के पहले पार्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देखो यहाँ पे ये याद रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन किस में होता है, ठीक है। अगर ये याद रखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन किस में होता है तो आगे की जो भी पॉइंट्स हैं स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।